पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें स्टडी की हैं। हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया है, और उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये बेसिक चीजें जानी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वगैरह। अब आपके जो सिलेबस का टॉपिक है, मेन टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है, वो है थर्मोकेमिस्ट्री। कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है और इसके जो बेसिक चीजें हैं वो हमें जाननी है। और हमें ये स्टार्ट कहां से करनी है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यानी जो चीजें हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की हैं उनसे हम थोड़ा सा अब आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of change of chemical energy into heat energy और वाइस वर्सा। यानी आपके पास केमिकल हैं और उनसे क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, या फिर आपने एनर्जी दी और केमिकल में कोई चेंज आ गया। यानी केमिकल चेंज से किसमें, हीट में चेंज, और हीट में चेंज से केमिकल चेंज होना, इन चीजों को स्टडी करना ही क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, सपोज जब आपके पास रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, ये रिएक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्ट सी बनाते हैं। सी की जो एनर्जी है, ए और बी की जो एनर्जी है, उनके बीच का एक्चुअली में रिलेशन ही होगा थर्मोकेमिस्ट्री में, उनके बीच का रिलेशन ही होगा। अब हम कोई भी नॉर्मली बात करते हैं कि भी एनर्जी कम या ज्यादा होना, रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, ये एनर्जी आती कहां से है? देखो, आपके पास ए और बी है और जो सी प्रोडक्ट है, एक्चुअली मान लिया वो इस तरीके से ए और बी का जुड़ा हुआ रूप है। ठीक है, जब ए किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, जब बी किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसकी किसी और से अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं थी, इसकी किसी और से अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं थी। लेकिन फाइनली प्रोडक्ट में क्या हुआ, ए ने बी के साथ क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा यानी अट्रैक्शन होगी, तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा, उतनी एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है, वो वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दो चीजें हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, हमें उनको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितने अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब भी कोई बॉन्ड बना हुआ है उसे तोड़ना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है इन चीजों में, कि भाई पहले से अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। जितनी अट्रैक्शन उनके बीच में जिससे वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उतनी एनर्जी दे देनी है कि वो एक दूसरे से छूट जाएं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। ठीक है ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी की ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल जिसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो नजदीक आ जाए और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, यानी कि बॉन्ड बन जाए, जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ रहे हो इस चीज को? यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में जनरली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। ये मैं जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, कुछ एक चीजें ऐसी आएंगी जहां पे आपको कि किस तरीके से हो रहा है, वहां पे हम उनको वे में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो जो टोटल अट्रैक्शन है वही है एनर्जी रिलीज होने का कारण, वही एनर्जी रिलीज होने का कारण है। क्लियर है इतनी सी चीज? तो अब दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं, दो तरह की। एक केमिकल रिएक्शन वो जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो, जिसमें एनर्जी रिलीज हो। आपने ए और बी दो तरह के मॉलिक्यूल लिए और उनको मिक्स किया और आपने देखा कि सॉल्यूशन गर्म हो गया, सॉल्यूशन गर्म हो गया। दोनों ने रिएक्शन की,
दोनों ने रिएक्शन की और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो ऐसी रिएक्शन जिससे हीट एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। साइन कन्वेंशन की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, फर्स्ट क्लास से निकाल के लेके आएंगे उसको, फर्स्ट क्लास से निकाल के लेके आएंगे। और कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिनमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, आप एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे, वो क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को सोख लेंगे, और तब जाके वो प्रोसेस होगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी ना वहां पे, जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड, जहां पे एनर्जी यूज होगी और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। नाम से भी है, एक्सो मीन्स बाहर निकालने वाला, थर्मिक मीन्स हीट, हीट को बाहर निकालने वाला। जिसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है वो एक्सोथर्मिक, और जिसके अंदर हीट यूटिलाइज हो रही है एंडो, खुद के अंदर अंत कर लेता है हीट का, खुद के अंदर अंत कर लेता है, बाहर से हीट लेके अपने अंदर समा लेता है, वो क्या हो गया? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पता लग गया, थर्मोकेमिस्ट्री पता लगी। थर्मोकेमिस्ट्री में जनरली आप किसकी बात करोगे? हीट एनर्जी की बात करोगे, हीट एनर्जी की बात करोगे। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन कहां से निकालेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी, चेंज इन इंटर एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट गिवन बाय यू, मैंने पॉजिटिव कर दिया, एंड हीट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो मैंने कहा था आप कर रहे हो तो पॉजिटिव, आप दे रहे हो तो पॉजिटिव, यहीं से लेके चलते हैं। एक प्रोसेस है जिससे हीट इवॉल्व हो रही है। हाँ, आपने ए और बी को मिलाया, वो धक्के से गर्म हो रहे हैं, आपने उसके नीचे बर्नर नहीं ऑन किया, वो धक्के से अपने आप ही गर्म हो रहे हैं। तो कौन गर्म हो रहा है? सिस्टम अपने आप गर्म हो रहा है, आप गर्म नहीं कर रहे। रिएक्शन हुई, सिस्टम ने हीट क्या की? बाहर निकाली। अगर सिस्टम ने हीट बाहर निकाली तो जो क्यू होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? क्यू की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? सिस्टम हीट दे रहा है, सिस्टम हीट दे रहा है। और मान लिया कि आपने हीट किया सिस्टम को, तब जाके केमिकल रिएक्शन हो पाई, आपने हीट किया तब जाके केमिकल रिएक्शन हो पाई, और प्रोडक्ट जितना आपने हीट दी थी उतने गर्म नहीं है, रिएक्शन करने के बाद वो ठंडे हो गए, रिएक्शन करते करते। यानी जितनी हीट आपने दी थी उसमें से काफी सारी हीट क्या होगी? यूटिलाइज होगी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो जिस प्रोसेस में आपके दी हुई एनर्जी कंज्यूम हो गई तब जाके प्रोडक्ट बना है, तब जाके प्रोडक्ट बना है, तो वो कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। और जब आप हीट दे रहे हो तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में कल डिस्कस किया था, हल्का फुल्का यू के बारे में डिस्कस किया था। और यू किससे होती है? बेसिकली तो टेम्परेचर, बाकी जो भी उसके अंदर और केमिकल प्रोडक्ट वगैरह हैं उनकी क्या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। बेसिकली टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना रोक दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता। ये चीज भी आप कल डिस्कस कर चुके हो पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे एच की। H मीन्स हीट कंटेंट, हीट कंटेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी क्या होती है? जो इंटरनल एनर्जी है किसी सिस्टम की, जो इंटरनल एनर्जी है किसी सिस्टम की, उसके अंदर अगर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जोड़ दिया जाए, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जोड़ दिया जाए, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जितनी एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी में उतनी और मिला दी जाए, तो टोटल एनर्जी को बोलेंगे आप हीट कंटेंट या फिर एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। टेम्परेचर चेंज करोगे मान लिया तो क्या होगा? यू में चेंज आएगा। आपने बाहर से एनर्जी दे दी, आपने बाहर से एनर्जी दे दी, यू में चेंज करवा दिया, उसका तो प्रेशर वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम बढ़ा, ये चीज बढ़ी। तो जब ये चीजें बढ़ेगी तो एच अपने आप बढ़ेगी। यानी कि जब आपके इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, जनरली आप किसी चीज को हीट करते हो, बाहर से हीट दे रहे हो, तो उसका हीट कंटेंट भी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। क्लियर है ये चीज? यानी कि इंटरनल एनर्जी में कुछ और भी जोड़ दिया जाए, यानी अकेली इंटरनल एनर्जी नहीं, प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट भी जोड़ दी जाए, तब उसको टोटल हीट कंटेंट बोला जाता है। टोटल हीट भी बोल देते हैं, हीट कंटेंट भी बोल देते हैं, और एंथैल्पी भी इसका नाम है। क्लियर है ये चीज? तो अगर मैं कह दूं कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन पीवी प्रोडक्ट, मैंने चेंज इन पीवी प्रोडक्ट लिखा है,
पी डेल वी डेल पी दोनों चीज आ जाएंगी इसके अंदर। तो अगर मैं कह दूं कि प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी चीज है, यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और वॉल्यूम आपने चेंज होने नहीं दिया, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा जैसे जैसे इंथैल्पी में भी चेंज होगा। नॉर्मली आपकी रूम टेम्परेचर भी रिएक्शन करवा रहे हो, इस एनवायरनमेंट में रिएक्शन कर रहे हो, आप लैब में काम कर रहे हो, आपने रिएक्शन करवाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पहले भी, प्रोडक्ट बनने के बाद भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। आपने शुरू में लिए थे वो भी रूम टेम्परेचर पे, प्रोडक्ट बना बाद में वो भी रूम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम जितना आपने लिया था उतना ही वॉल्यूम उसके अंदर है। तो ये चीजें क्या है कि अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम को फिक्स कर लिया, उनमें चेंज नहीं आ रहा है, तो पीवी डेल ऑफ पीवी चेंज इन पीवी वो तो जीरो हो जाएगा। ना पी में चेंज हो ना वी में चेंज हो, तो चेंज इन पीवी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद चेंज इन एच और चेंज इन यू बराबर रहेंगे, यानी एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स कर रखे हैं, वो चेंज नहीं हो रही। क्लियर है चीज? अब एंथैल्पी की जो वैल्यू है, एंथैल्पी की जो वैल्यू है, देखो डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू है, वर्क डन हुआ ही नहीं क्योंकि आपने प्रेशर वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम का कर दिया कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना, जितना क्यू में चेंज, वही तो मैं बात कह रहा था, डेल एच और डेल यू बराबर थे। प्रेशर और वॉल्यूम वाला फैक्टर अगर खत्म कर दिया जाए ना, उनमें चेंज नहीं होने दिया जाए, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जितना आप हीट दोगे उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। क्लियर है चीज? तो इंटरनल एनर्जी और जो यू का जो रिलेशन है, यही तो रिलेशन किसका है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का। क्लियर है इतनी सी चीज? आगे चलें। तो बुक में जैसे रिएक्शन लिखने का तरीका दे रखा है कि आपका P और Q की रिएक्शन हुई, ये दोनों रिएक्टेंट थे, और मान लिया T प्रोडक्ट बन रहा है, मैं RS को छोड़ रहा हूं बीच में से, P और Q मिले और T कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर लिख दिया जाए यहां पे प्लस 35 किलो जूल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा P और Q आपने मिलाए, उससे टीबी बना और इतनी एनर्जी भी आपको मिल गई। तो अब ये बताओ, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, एनर्जी तो क्या है, कंजर्व्ड है। अगर यहां पे एनर्जी दिखा रखी है तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं इन रिएक्टेंट के अंदर छुपी हुई थी, इन रिएक्टेंट के अंदर छुपी हुई थी, जो बाहर निकल रही है, ये बन रही है, ये बन रही है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये तो स्टेबल बन गया, और रिएक्टेंट इतने स्टेबल नहीं थे। इनकी देखो, अब मैं रिएक्शन डायग्राम से समझाता हूं। ये है मान लिया रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट बनते वक्त इतनी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से इतनी ज्यादा थी। तो प्रोडक्ट अगर यहां पे लाई कर रहा है तो इतना जो ये गैप है ना, ये गैप कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है इस एनर्जी को। क्या ये चीज समझ आई कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन गया और एनर्जी बन गई। अब एनर्जी तो कंजर्व्ड है, इसका मतलब ये एनर्जी कहां से आई है, रिएक्टेंट के अंदर से ही निकल के आई है। रिएक्टेंट जो इतने ज्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं थे, वो उससे ज्यादा स्टेबलाइज हो गए प्रोडक्ट बनने के बाद। जब प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। दूसरी चीज, पहले एक रिएक्टेंट है आपका ए बी, ठीक है, और वो किसी पी रिएक्टेंट से मिला और वो एपी बना रहा है और बी निकल के बाहर जा रहा है। सपोज एक रिएक्शन कि ए बी से जुड़ा हुआ था, पी से रिएक्शन हुई, ए पी से जुड़ गया और बी अलग हो गया है, ठीक है। अब अगर ए और बी के बीच का बॉन्ड वीक हो और ए और पी के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, तो एनर्जी रिलीज होगी या कंज्यूम होगी? देखो, अगर यहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहां इसके बनते वक्त कम एनर्जी रिलीज हुई होगी, फिर पी से रिएक्शन करवाई, फाइनली ए और पी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। और जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुई है
तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होएगी। इस तरह की रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट में जो एक दूसरे से बॉन्ड है वो कम स्ट्रांग है, वो प्रोडक्ट में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पे एनर्जी जनरली रिलीज होती है। क्यों? फाइनली प्रोडक्ट अगर स्टेबल बन रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ रही है, तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी उतनी एनर्जी उसमें से रिलीज हो गई होगी। अब कुछ एक रिएक्शन के पीछे लिख रखा होगा डेल्टा एच की वैल्यू प्लस 35.9 किलो जूल, या फिर किसी में पर मोल लिख देते हैं, पर मोल। किसी में लिख रखा होगा डेल्टा एच माइनस 35.9 किलो जूल पर मोल। इसका क्या मतलब रहेगा? whenever delta H is positive, एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी कंज्यूम्ड आपने दे दी ना इतनी, तभी तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। यानी ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच इक्वल टू ये दिखाए रिएक्शन के बाद तो साइन कन्वेंशन से समझ जाना। और अगर अगर लिखा मिले ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस 35.9 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में से जो प्रोडक्ट बनते वक्त इतनी एनर्जी और बनी है। तो ये यहां प्लस दिख रहा है तो ये एक्सोथर्मिक का है, यहां प्लस दिख रहा है, वो डेल्टा एच की वैल्यू अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक का है। ये चीज ध्यान रखो, रिएक्शन में अगर जोड़ रखा है तो वो प्रोडक्ट का हिस्सा है, रिएक्शन में नहीं जोड़ रखा, फिर साइन कन्वेंशन से समझो वो कहना क्या चाह रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल दे रखे होंगे जहां पे ये आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, ध्यान से देखोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है, फिर उसका चेंज भी देखेंगे। देखो, एंथैल्पी आपको पता है H इक्वल टू यू प्लस पीवी है। किसी भी स्टेट में सिस्टम के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, जो उसका टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी होगी, उसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, तो प्रेशर, वॉल्यूम, उनकी प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी, इन चीजों का जो सम है वो एंथैल्पी है। अब एब्सोल्यूट एंथैल्पी तो निकालना है काफी ज्यादा मुश्किल, तो हम जनरली एंथैल्पी चेंज को ही देखते हैं, जनरली एंथैल्पी चेंज को ही देखते हैं। कि अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करूं तो क्या हो जाएगी? एच नॉट, एच नॉट। और चेंज इन एंथैल्पी की बात करूं तो डेल्टा एच नॉट। अब ये स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, क्या चीज है स्टैंडर्ड, इसमें किस चीज को स्टैंडर्ड लिया गया है? यहां पे स्टैंडर्ड का मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या जिसकी भी आपको एंथैल्पी की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हो, उसका 1 एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर हो, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर कितना 273.16 प्लस में 25 यानी 298.16 केल्विन। या तो केल्विन में इतना टेम्परेचर या सेल्सियस में इतना टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है ना, जनरली आप क्या बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप फील कर रहे हो जनरली उस चीज की बात कर रहे हैं। ये वाली अगर स्टेट है, यही टेम्परेचर और यही प्रेशर है, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी है उस सिस्टम के पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसकी भी, वह दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब आपके पास एक रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट में चेंज हुआ, रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने पे एंथैल्पी में कितना चेंज आया, एंथैल्पी में कितना चेंज आया, वो होगा एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी डेल्टा एच। डेल्टा एच प्रोडक्ट की जितनी इंथैल्पी है घटा में रिएक्टेंट की जितनी इंथैल्पी है। बहुत सिंपल रिएक्शन ली थी, एक ही रिएक्टेंट था एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन क्या हर जगह ऐसा पॉसिबल है कि एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट बने? नहीं, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बनते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो उन रिएक्शन के लिए हम इसको इस तरह लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एच फॉर दी प्रोडक्ट्स माइनस समेशन फॉर एच ऑफ दी रिएक्टेंट, जितने भी हैं वो क्या होगी, डेल्टा एच होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। क्लियर है? अब तीन चार तरह की अलग अलग डेल्टा एच हैं। कहीं पे देगा डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन, डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर ऑक्सीडेशन, डेल्टा एच फॉर कंबस्टन। वो एक्चुअली में क्या चीज है? चीज यही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट की हीट कंटेंट माइनस रिएक्टेंट की हीट कंटेंट, उसी को बोलते हैं डेल एच। ठीक है, डेल एच फॉर अच्छा स्टैंडर्ड स्टेट की बात की जाए तो अगर रिएक्टेंट है आपके पास, उसको आपने ले लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298.16 केल्विन पे, इतने टेम्परेचर पे रिएक्टेंट को ले लिया आपने, उसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने के बाद मान लियो, एक बार मान लो कि प्रोडक्ट बना जो कि गर्म हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ गया, ठीक है ना, 316 हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, टेम्परेचर इसका बढ़ गया। अब आपको देखना है डेल्टा एच नोट, स्टैंडर्ड चेंज देखना है मान लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट आपने स्टैंडर्ड में लिए थे, उनका हीट कंटेंट, प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्ड में आ जाएं तब वाला हीट कंटेंट, यानी कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त कुछ हीट रिलीज हुई है तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। उसकी हीट को निकाल दो, वो हीट कैलकुलेट कर लो, उनको ठंडा करके वापस स्टैंडर्ड स्टेट में ले आओ, तब जो डिफरेंस आएगा ना उसको बोलेंगे हम डेल्टा एच नोट। दोबारा समझना इस चीज को कि मान लिया स्टैंडर्ड स्टेट में आपका रिएक्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 298.16 केल्विन टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो मान लिया 308.16 केल्विन है, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बन गया। तो जो डेल्टा एच देखोगे आप, डेल्टा एच देखोगे, डेल्टा एच में तो आप क्या देखोगे, प्रोडक्ट की टोटली इतनी एनर्जी, सब चीजें घटा में रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी है, ये सब चीजें, कि डेल एच नोट तो क्या, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाले स्टैंडर्ड स्टेट का डिफरेंस। अगर डेल एच ही निकालनी है डेल एच नोट की बजाय, तो डेल एच तो ये जो निकलेगी ये होगी प्लस में क्या चीज होगी, जो यहाँ पे एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हुई है ना वो भी काउंट करनी पड़ेगी, वो भी यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। वैसे तो हमने इसकी बात कर ली है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन क्या होगा कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो डेल एच अगर स्टैंडर्ड है नोट, लेकिन किस लिए है, फॉर्मेशन के लिए, तो एफ लिख देंगे। यहां पे हम मेंशन करेंगे कि हम किस चीज के लिए एंथैल्पी चेंज देख रहे हैं, डेल एच नोट फॉर फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन, वो किसके बराबर होगी, जो आपके प्रोडक्ट की एंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। ठीक है, ये तो है फॉर्मेशन। एक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन। अगर कंबस्टन की बात की जाए तो कंबस्टन क्या होता है, कंबस्टन होता है कन्वर्जन ऑफ एनी एलिमेंट इनटू ऑक्साइड
कन्वर्जन ऑफ एली एलिमेंट इन इट्स ऑक्साइड। जब ऑक्साइड बनेगा, जब ऑक्साइड बनेगा तो मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जनरली देखा गया है कि ऑक्सीजन से सभी का बॉन्ड अच्छा खासा बनता है, अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ बनता है। बेसिकली कार्बन की बात की जाए, जितने भी हम फ्यूल्स को देखते हैं, तो मान लिया कार्बन ही कंबस्टन की बात करूं, कार्बन जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे। ऐसा नहीं कि लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं जितना रिक्वेस्ट आई अमाउंट है उतना ऑक्सीजन उसको मिल जाए, और उसके बाद रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा, मान लिया CO2 बना रहा है, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो कंबस्टन कहलाएगी। यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितने रिक्वेस्ट आई अमाउंट, जितना उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज अ कंबस्टन। और कार्बन का केस ऐसा है कि जब कार्बन से ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर CO2 बनता है तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, ढेर सारी एनर्जी क्या है, रिलीज होती है। यहां पे मान लिया 395 किलो जूल पर मोल, इतनी सारी एनर्जी एक मोल से निकल जाएगी, 395 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेट इतना है। तो जो यहां पे रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, और इसी का तो हम यूटिलाइजेशन करते हैं। कार्बन प्रोडक्ट्स को जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन है ना, वो रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। उसकी इसी प्रॉपर्टी का कि कार्बन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उतनी एनर्जी वहां से निकल जाएगी, जितनी एनर्जी निकलेगी वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन कंबस्टन क्या हो जाएगी कि आपने उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में करवाया। कार्बन आपने किस पे लिया, स्टैंडर्ड स्टेट में ले लिया। स्टैंडर्ड निकालना है तो क्या, स्टैंडर्ड स्टेट में ले लो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, CO2 जो बनेगी उसको भी स्टैंडर्ड में ले लेना। यानी कि डेल एच कंबस्टन स्टैंडर्ड स्टेट में किसके बराबर होगा, आपने जो बनाया है प्रोडक्ट यानी CO2 उसकी H4 CO2 एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं, उनकी जितनी हीट कंटेंट थी स्टैंडर्ड स्टेट में वो घटानी है किसमें से, प्रोडक्ट वाले में से। तो ये बताओ जो डेल एच होगी वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, डेल एच नोट जो है नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो CO2 है ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो इसके पास टोटल जो एनर्जी कंटेंट है, खुद का एनर्जी कंटेंट है, वो क्या होगा, कम होगा। रिएक्टेंट इतने ज्यादा स्टेबलाइज नहीं थे, उसमें से ज्यादा घटा दिया, कम में से ज्यादा घटा दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल एच की वैल्यू कंबस्टन है, डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है चीज, साइन कन्वेंशन का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। आज के लिए इतना ही।